अब आप बीसीए सेकेंड सेमेस्टर में हैं, आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दिया है एंड आई होप आपने अच्छा किया होगा और अच्छा स्कोर आप लोग करोगे। अब आपके समझ में आ गया होगा कि इग्नू में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आंसर करना चाहिए। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, बट उस समय आप लोगों को भरोसा थोड़ा कम हुआ होगा क्योंकि आपके माइंड में सीबीएसई का पैटर्न होता है, आपने सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग 10th और 12th का आपने पेपर दिया होता है, तो जनरली आपको ऐसा लगता है कि शायद यहाँ भी पैटर्न इसी तरह से मिलेगा और आप इजीली पास हो जाओगे। अब आपने इग्नू का एक्सपीरियंस लिया है फर्स्ट सेमेस्टर में, अब आपके समझ में आ रहा है कि किस तरह से क्वेश्चंस आना चाहिए था और कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए था। कुछ स्टूडेंट्स ने मिस्टेक्स किए होंगे, तो उस मिस्टेक्स को आप सेकेंड सेमेस्टर में रिमूव करोगे और आप बेटर स्टडी करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। देखो, जो हमारे इग्नू का सिलेबस है और जो इनका पैटर्न है, इसमें आप सिंपल बेस क्वेश्चन पढ़ के, सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ के कुछ सब्जेक्ट तो पास हो सकते हो, बट अच्छा स्कोर करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा स्कोर यदि आपको करना है तो आप इसको थ्रोली आपको स्टडी करना होगा। जितने भी सब्जेक्ट है थ्रू आउट स्टडी की रिक्वायरमेंट होगी। एक बार थ्रू आउट स्टडी करो, उसके बाद फिर गेस क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन पे आप ज्यादा से ज्यादा फोकस कर सकते हैं, लेकिन थ्रू आउट स्टडी जरूरी है। विदाउट थ्रू आउट स्टडी आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। अच्छे स्कोर के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। इग्नू बेसिकली आपको पढ़ाती है, तभी इग्नू के इंपॉर्टेंस भी मार्केट में ज्यादा है। आप एटलीस्ट 60% मार्क्स लेकर भी आप जाते हो मार्केट में कहीं जॉब के लिए, तो ये माना जाता है कि यस आप इग्नू के स्टूडेंट्स हैं तो आप पढ़ के आए होंगे, तो आपको एटलीस्ट 60% स्कोर तो करना ही चाहिए। तो आप लोगों को ये कोशिश करना है कि अभी जो भी आने वाले सेमेस्टर्स है उसमें स्टडी आप अच्छी तरह से करो और मोर देन 60% आप सिक्योर कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि एटलीस्ट 60%, यानी मैक्सिमम 60% नहीं बता रहा है, यानी कम से कम मिनिमम 60% मार्क्स आपको लेकर आना चाहिए और आप इजीली ला सकते हो यदि आप अपने स्टडी को प्रॉपर प्लान करोगे तो ये लाना आसान है। अब आप लोगों को खुद भरोसा हो गया होगा क्योंकि आपने फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दिया है, तो अब आप उस एक्सपीरियंस का बेनिफिट सेकेंड सेमेस्टर में आप ले सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इस सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट्स हैं और किस तरह से आपको स्टडी करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले एक सब्जेक्ट है आपका MCS 011, ये सी लैंग्वेज है, सी प्रोग्रामिंग है। इस सब्जेक्ट का एक थ्योरी एंड लैब पार्ट है। देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, ये सी लैंग्वेज, इसके अंदर आपको प्रोग्रामिंग की फंडामेंटल यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है। जिस स्टूडेंट ने प्रॉपरली इस सब्जेक्ट की स्टडी किया है, आगे आने वाले जितने भी सेमेस्टर्स होंगे, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स हैं जैसे C++, जावा, ये सारे लैंग्वेज आप इजीली समझ सकते हैं यदि आपने इस सब्जेक्ट की प्रॉपर स्टडी किया है। यानी ये फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जिनको भी कोडिंग फील्ड में जाना है यानी प्रोग्रामर बनना है, उनको इस सब्जेक्ट पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए, न सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए बल्कि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए। ठीक है, तो ये आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज। ओके, एक सब्जेक्ट है आपका MCS 012 कोड है, ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है। इस कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स आपने स्टडी किया है, उस सब्जेक्ट का ये एडवांस वर्जन है, आप ऐसा कह सकते हो। यानी इसके अंदर उस टॉपिक जो भी आपने वहाँ स्टडी किया है, इसका डीपली स्टडी आपको इसके अंदर करना है। जैसे आपने अभी रैम पढ़ा है, रैम और रोम क्या है, आपने क्या पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, इसका एप्लीकेशंस पढ़ा होगा, यूज क्या होता है, रैम एंड रोम में डिफरेंस क्या है। अब इस सब्जेक्ट के अंदर आप ये स्टडी करोगे कि रैम की टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे बनाया जाता है, इसको इंटरनल आर्किटेक्चर के बारे में आपको पढ़ना है और इसके साथ असेंबली लैंग्वेज भी पढ़ना है। इसमें भी एक प्रोग्रामिंग, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है असेंबली लैंग्वेज, वो इस सब्जेक्ट के अंदर ही आपको करवाया जाएगा। इसका भी 2 पेपर है, थ्योरी एंड लैब, इसमें भी। अब एक सब्जेक्ट है आपका MCS 013, ये सिर्फ थ्योरी पेपर है और ये आपका मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स जो आपने बेसिक फंडामेंटल एक बेसिक मैथ किया है आपने फर्स्ट सेमेस्टर में, तो ये उससे इजी आप समझ लो। इसके अंदर इजीली कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो MCS 1-2 से रिलेटेड है, आप इसको इजीली समझ सकते हो। यानी कंपेयर करें फर्स्ट सेमेस्टर का जो मैथ है उससे, तो ये ज़्यादा इजी है। इसका सिर्फ थ्योरी पेपर है, यानी एक पेपर आपको इसका देना है। एक सब्जेक्ट है आपका इको 02, ये कोड है, ये आपका अकाउंटेंसी है। अकाउंटेंसी जिन्होंने 10+2 में अकाउंटेंसी लिया होगा उसको ये सब्जेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट 10+2 का जो सिलेबस है वही आपको यहाँ पर पढ़ना है अकाउंट से रिलेटेड।
ठीक है। जिन्होंने 10+2 में किया है वो इसको कहीं से कोचिंग क्लासेस की जरूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको कोचिंग नहीं लेना चाहिए। यदि आप इंटरेस्टेड है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप इस सब्जेक्ट की भी क्लासेस ले सकते हैं कहीं से, राइट। ये भी आपका सिर्फ थ्योरेटिकल पेपर है। इसमें भी एक सब्जेक्ट है आपका MCS 015। MCS 015 ये इंग्लिश है। जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश सब्जेक्ट किया है, इसी तरह से कम्युनिकेशन स्किल्स है। इसके अंदर भी आपके लेटर्स लिखने आते हैं, कम्प्रिहेंशंस आते हैं, आपको रिज्यूम लिखना होता है, जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो किस तरह से आपको अप्लाई करना चाहिए, तो ऐसे कुछ बेसिक लिटरेचर इंग्लिश में आपको सिखाया जाता है। तो ये भी आप थ्योरी पेपर है और आप खुद कर सकते हैं। जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में जो इंग्लिश पेपर है आपने खुद किया है, इसी तरह से ये कम्युनिकेशन स्किल्स भी आप खुद कर सकते हैं। इसकी भी कोचिंग क्लासेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये सबके लिए है, नहीं पड़ेगी ऑलमोस्ट किसी को, क्योंकि आप सबको लेटर लिखना आता है, एप्लीकेशन लिखना आता है, रिज्यूम लिखना आता है। नहीं लिखना आता है तो इस सेमेस्टर में जो आपके स्टडी सेंटर में क्लासेस होंगी या इससे कुछ रिलेटेड फॉर्मेट्स में और आपको एग्जाम से पहले मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से भी आप सीख सकते हो और कर सकते हो। तो इसकी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप इस तरह से देखिए कितने पेपर्स हो गए। ये आपका 1 2 3 4 5 यानी 5 थ्योरी पेपर हो गए। थ्योरी पेपर कितने हैं? 5 है, प्लस लैब कितना हो गया? 2 लैब पेपर है। तो टोटल कितने हो गए? टोटल आपके 7 पेपर्स इस सेमेस्टर में देना है। देखो जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में जो स्टडी किया था उससे सिलेबस यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, यानी आपको ज्यादा से ज्यादा स्टडी करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो आपको इसके अकॉर्डिंग अभी से प्लान बनाना चाहिए कि किस तरह से हम स्टडी करेंगे। ये बात तो क्लियर हो गया कि बिना पढ़े हुए आप पास नहीं कर सकते, या सिर्फ पास कर सकते हो, अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो। तो अभी से आप एक एक सब्जेक्ट की स्टडी कीजिए। और मेरे अकॉर्डिंग स्टडी कैसे करना चाहिए, एक बार में आप कोई 2 सब्जेक्ट पिक आउट करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एक सब्जेक्ट आपने लिया, एक घंटा एक सब्जेक्ट लिया, दूसरे घंटा दूसरा सब्जेक्ट, इस तरह से आप प्लान बनाते हैं। डेली 4 घंटे में 4 सब्जेक्ट आपने स्टडी कर लिया। मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि आप 2 सब्जेक्ट आप पिक आउट करो। जैसे आपने C लैंग्वेज ले लिया और एक असेंबली लैंग्वेज ले लिया, ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्टडी आपने किया अभी, और इसको आप जल्दी से जल्दी फिनिश कर लो। जब ये सब्जेक्ट फिनिश हो जाए तो फिर आपको इसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपको लेना है, फिर उसको फिनिश कर लो। और इस तरह से आप फिनिश कीजिए कि एग्जाम से पहले 1 महीने पहले आपका ये 4 सब्जेक्ट फिनिश हो जाना चाहिए। 4 सब्जेक्ट आपने एग्जाम से 1 महीने पहले, एटलीस्ट 20 डेज आपके पास टाइम होना चाहिए इन हैंड एग्जाम से पहले। और उस 20 डेज में आपको इन सभी सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, डेली करना है। उसके बाद आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है, गेस्ट क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है। और आपने थ्रू आउट स्टडी किया हुआ है तो ये आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। और इसके लिए भी मैं आपको प्लान बताऊंगा कि एग्जाम के समय जो 1 मंथ का टाइम होता है उस समय आपको किस तरह से प्लान करना चाहिए अपने स्टडी का। ये भी हम बाद में आपको बताएंगे जब आप ये सारे सब्जेक्ट्स आप लोग स्टडी कर लोगे। फिर आप लोग मुझे बताइए, फिर मैं आपको 1 महीने पहले का जो स्टडी प्लान मैं आपको बताऊंगा। वो 1 महीने का स्टडी प्लान आपको मोर देन 75% मार्क्स ला सकते हो आप लोग। यानी आपने उस रूल को फॉलो किया है तो आप इजीली स्कोर कर सकते हो, ठीक है। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जो 80% स्कोर करके गए हैं और अच्छी अच्छी कंपनी में लगे हुए हैं और अच्छी सैलरी ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है किसी स्टूडेंट के माइंड में होगा कि इसमें तो बहुत ज्यादा पढ़ना है, रेगुलर से भी ज्यादा पढ़ना पड़ता है। यस, रेगुलर से ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि हमारा जो सिलेबस बनाया हुआ है इग्नू ने, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सिलेबस बना हुआ है। तो आपने इस सिलेबस का यदि प्रॉपरली आपने स्टडी कर लिया है तो ये समझो कि आप सच में कंप्यूटर इंजीनियर बनने वाले हो, कंप्यूटर इंजीनियर आप बन सकते हो। तो इसीलिए इन सब्जेक्ट की आपको इग्नोर नहीं करना है। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जो आपके सिलेबस में है, इसको प्रॉपर स्टडी करना है। इसके 2 पर्पस है। एक तो स्टडी इसलिए भी करना है कि आपको नॉलेज होना चाहिए, दूसरे एग्जाम पास करने के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए। अब एक बात बताइए, आप लोग जैसे कंप्यूटर आप पीसीए कर लेते हैं और आपको प्रोग्रामिंग नहीं आता है, आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, तो क्या करोगे आप? जॉब कहाँ करोगे? फिर तो आप इससे अच्छा बीए कर लेते। तो आपने बीसीए किया है, तो बीसीए करने का क्या मतलब होता है
कि आपको कंप्यूटर फील्ड्स में मास्टरिंग हो, यानी कंप्यूटर फील्ड की, कंप्यूटर से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है अच्छी नॉलेज हो। तो बीसीए आने का मतलब ही होता है, बीसीए में आने का मतलब है कि आपको स्टडी करना है कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट, और जब आप स्टडी करोगे तो अच्छा स्कोर तो आप लेकर आओगे ही आओगे। ठीक है, तो चलिए आप सब इस तरह से प्लान बनाइए। अब मैं एक चीज और आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि जनरली हम लोग प्रोग्रामिंग कैसे पढ़ते हैं। देखो स्पेशली मैं अभी फोकस करने जा रहा हूँ इस प्रोग्रामिंग वाले सब्जेक्ट पे। इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। स्टूडेंट्स इसमें प्रोग्रामिंग पढ़ तो लेते हैं, कई बार पढ़ने के बाद उनको पता चलता है कि वो प्रोग्राम लिखने लायक नहीं है, प्रोग्राम लिख नहीं पाते। उन्होंने सी कर लिया है, सी कंप्लीट कर लिया है, सारे चैप्टर सारे सिलेबस में जो दिया हुआ है कंटेंट्स वो सारा स्टडी कर लिया है, बट वो खुद एक प्रोग्राम नहीं लिख पाते हैं। ऐसा एग्जांपल्स आपने देखा होगा अपने आसपास, जरूर देखा होगा कि जो स्टूडेंट्स कई बार बीटेक कर लेते हैं, बीसीए कर लेते हैं, बट उनको प्रोग्रामिंग नहीं आती, यानी बुक देखकर तो कर लेते हैं, प्रोग्राम सिस्टम पे टाइप करके रन कर लेते हैं, लेकिन उनको एक कोई स्पेशल प्रोग्राम बता दो तो नहीं कर पाते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो रट्टा लगा देते हैं। आपने फिबोनाची सीरीज का रट्टा लगा लिया, 2 नंबर का सम का रट्टा लगा लिया, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने का रट्टा लगा लिया। और कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं कि वो कुछ जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कुछ स्पेशल ट्रिक्स होते हैं जो जनरली लोगों को नहीं पता होता है, वो ऐसे कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस वो लर्न कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, और वो उनको लगता है कि प्रोग्रामिंग आता है, और फिर अपने साथ वाले स्टूडेंट से पूछते हैं कि देखो ये सब्जेक्ट, ये क्वेश्चन तुम नहीं कर पाते, इसको ऐसे करो, और वो खुश हो जाते हैं। उनको लगता है कि मुझे प्रोग्रामिंग आता है और उसको नहीं आता है। बट मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ऐसा करना आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। मतलब आप रट्टा लगा के लर्न करके आप किसी प्रोग्राम को याद तो कर सकते हो, एग्जाम तो पास कर सकते हो, लेकिन आप प्रोग्रामर नहीं बन सकते। प्रोग्रामर बनने के लिए आपको क्या चाहिए? उस सब्जेक्ट की डिटेल्स स्टडी चाहिए, डीपली स्टडी चाहिए। ठीक है, जब तक आप लोग डिटेल स्टडी नहीं करेंगे आप प्रोग्राम बनाने लायक नहीं बनेंगे, आपको शायद नहीं प्रोग्रामिंग आप करें। तो देखो प्रोग्रामिंग करने का तरीका क्या होता है। जनरली एक मेथड ये होता है कि आपने बुक्स कहीं से बाय कर लिया, बुक परचेस कर लिया, और बुक ओपन किया, पेज नंबर 5, और आपने उस बुक के अंदर जो प्रोग्राम दिया हुआ है आपने राइट कर लिया सिस्टम पे राइट करना जनरली आपको आता है। आप बहुत सारे ये सारी इंफॉर्मेशन कहीं से भी ले सकते हैं। यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस है जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। तो आप क्या करते हैं, जनरली आपने बुक ओपन किया और टाइप कर लिया, प्रोग्राम को टाइप कर लिया, टाइप करने के बाद आपने प्रोग्राम को रन किया। रन करने के बाद आप खुश हो जाते हैं, यस मैंने प्रोग्राम किया। आपके अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, आपके मन में इतने जोश आती है, ओ माय गॉड मैंने आज 2 प्रोग्राम रन किया, आज मैंने 5 प्रोग्राम किए। आप डे बाय डे इस तरह से बुक देखकर टाइप करते हो, प्रोग्राम को रन करते हो और खुश हो जाते हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो तरीका है, ये तरीका आपको प्रोग्रामर नहीं बना सकता। हाँ, ये तरीका आपको एग्जाम जरूर पास करवा देगा। आपने इस प्रोग्राम को लर्न कर लिया तो आप एग्जाम जरूर क्लियर कर लोगे, लेकिन प्रोग्रामिंग करने का जो सही तरीका है वो क्या होना चाहिए कि आप सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को समझें। जैसे जो भी एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, समझने के बाद आपने प्रोग्राम को राइट किया। कहाँ पे राइट किया? विदाउट कंप्यूटर। यानी मेरे अकॉर्डिंग प्रोग्राम को कहाँ राइट करना चाहिए? ऑन दी पेपर। आप पेपर पे सबसे पहले अपने प्रोग्राम को राइट करोगे, नॉट कंप्यूटर। कंप्यूटर का यूज नहीं करना है। जनरली हम लोग ये करते हैं कि डायरेक्टली कंप्यूटर पे प्रोग्राम टाइप करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि आपने रन किया और एरर मैसेज आ रहा है, तो आप तुक्का लगाते हो क्या एरर आएगा, उसको ठीक करते हो एक एक करके, फिर बुक से मैच करते हो, बुक में जो लाइन दिया हुआ है उस लाइन से मैच नहीं हो रहा है, फिर उसको ठीक कर लेते हो और फिर वही होना है, आउटपुट आ जाता है। तो आप एक बात बताइए कि जिस राइटर ने बुक लिखा है उसने कैसे क्या लिखा होगा? उन्होंने उस प्रोग्राम को कंपाइल करके टेस्ट करके ही लिखा होगा, तो प्रोग्राम तो ऑफकोर्स रन होगा ही। लेकिन आपने क्या किया? आपने तो उस प्रोग्राम को सिर्फ टाइप किया, आपने समझा ही नहीं। तो इसका तरीका ये होना चाहिए कि आप प्रोग्राम को सबसे पहले आप पेपर पे राइट करो। पेपर पे राइट करने के बाद उसको आप ट्रेस कीजिए, यानी कंपाइल करो पेपर पे। और ये जो प्रोग्राम आपने राइट किया है, इस प्रोग्राम को आउटपुट को फाइंड करने की कोशिश करो विदाउट कंप्यूटर। अभी तक कंप्यूटर यूज नहीं करना है। अब मैंने एक प्रोग्राम राइट किया, मैं इसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर से बताता हूँ। सपोज करो कि आपने एक प्रोग्राम राइट किया, आपने राइट किया ऑन पेपर, ऑन द पेपर आपने इस प्रोग्राम को राइट किया, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को आप
ट्रेस करोगे। ट्रेसिंग करना है यानी चेक करना है, कंपाइल करना है, रन करके देखना है। आपको ये सोचना है कि ये वाला प्रोग्राम यदि कंप्यूटर के ऊपर जाएगा, कंप्यूटर के ऊपर रन होगा तो कंप्यूटर कैसे काम करेगा इंटरनली, यानी कंप्यूटर या कंपाइलर, इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, अभी हम लोग इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बाद में करेंगे। तो ये प्रोग्राम को सिस्टम के ऊपर कैसे कंपाइल किया जाएगा, कैसे चेक करेगा, इंटरनल पार्ट्स आपको सोचना है कि कंप्यूटर इंटरनली इस प्रोग्राम के साथ किस तरह से बिहेव करेगा, वो आपको सोचना है और उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट निकालना है। ये देखिए, ये हमारा पहला स्टेप है। आपने प्रोग्राम को पेपर में राइट किया, फिर लाइन बाय लाइन आपने उसको चेक किया, टेस्ट किया कि इस लाइन का आउटपुट क्या आएगा, दूसरे वाले लाइन का क्या आउटपुट आएगा, तीसरे वाले लाइन का आउटपुट क्या आएगा, और आपको फाइनल आउटपुट तक पहुंचना है। अब आप ये श्योर हो गए कि ये प्रोग्राम जब कंप्यूटर पे रन होगा तो इसका आउटपुट ये आएगा। ये अभी तक आपने कंप्यूटर यूज नहीं किया है, कहाँ यूज किया आपने, पेपर पे यूज किया है। चलिए, अब दूसरा स्टेप क्या होगा, ये आउटपुट आया। अब ये आउटपुट को अब आप कंप्यूटर पे लेकर जाओगे आप, यानी इस प्रोग्राम को, मतलब हमारा कहने का मतलब है आउटपुट इन द सेंस, अब इस प्रोग्राम को आप कंप्यूटर पे चेक करोगे। अब इस प्रोग्राम को आप कंप्यूटर पे रन कीजिए और ये चेक करो कि इसका आउटपुट क्या, जो आपने सोचा था, जो आपने पेपर पे कंपाइल किया था, क्या उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आ रहा है। यदि उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने प्रोग्रामिंग किया है, जो आपने प्रोग्रामिंग किया है वो बिल्कुल सही किया है। यदि नहीं किया है, ऐसा आउटपुट नहीं आ रहा है जो आपने कैलकुलेट किया था पेपर के ऊपर, ऐसा आउटपुट नहीं आ रहा है, तब आप सोचोगे आपने मिस्टेक्स क्या किया। आपने जो मिस्टेक्स किया फिर उसको आप एक एक करके आप चेक कीजिए, फिर उसको दोबारा ट्रेस करो, फिर आप कंपाइल करो। ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से होता है कि आपका माइंड यहाँ पर 100% वर्क करता है। जो पहले वाला मेथड था जिसमें आपने बुक ओपन किया और बुक को आपने टाइप कर दिया, बुक से प्रोग्राम को टाइप कर दिया, तो उसमें आपका माइंड वर्क नहीं करता है। आपने सिर्फ इतना किया कि आपने उस प्रोग्राम को देखा, टाइप किया, रन किया, आउटपुट देखा और आप खुश हो गए। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, पेपर पे राइट किया, कंपाइल किया पेपर के ऊपर, आउटपुट निकाला पेपर के ऊपर, फिर बाद में हमने उसको कंप्यूटर पे चेक किया। अब आप यदि आउटपुट सेम हो जाता है तो अब आप हैप्पी होने के हकदार हो, अब आप खुश हो सकते हैं। अब आप अच्छी तरह खुश होइए कि यस, आपने जो पेपर पे आउटपुट किया उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर रिजल्ट दे रहा है। अब इसका मतलब ये है कि आपने सही प्रोग्रामिंग किया। आपका जो ब्रेन है, आपका जो सीपीयू है, मतलब आपका सीपीयू मींस आपके ब्रेन की मैं बात कर रहा हूं, आपका ब्रेन सही डायरेक्शन में काम किया और रिजल्ट आपका सही आया। तो ये जो आपको खुशी मिलेगी ये आपकी प्योर खुशी होगी। 100% आप हैप्पीनेस से, आप इस हैप्पीनेस के आप भागीदार होंगे कि आपने सच में कुछ किया है, सच में आपने प्रोग्राम किया है, आपके ब्रेन ने कुछ कैलकुलेशन किया है। लेकिन यदि आप बुक से देखकर टाइप कर लेते हैं प्रोग्राम, तो मैं तो कहता हूं कि वो आपका माइनस पॉइंट है, निगेटिव पॉइंट है। मैं तो ये कहूंगा कि आपने कुछ नहीं किया। यदि आप एक दिन बुक देखकर टाइप करते हैं प्रोग्राम को और रन करते हैं और आउटपुट किया और आप खुश हो जाते हैं कि यस, मैंने इतने सारे प्रोग्राम रन किए, मैं कहता हूं कि वो आपका डे माइनस हो गया, आपके इस सेमेस्टर से माइनस कर दो कि एक दिन आपने खराब कर लिया। तो सही तरीका प्रोग्रामिंग सीखने का ये है। यदि आपने ये प्रोग्रामिंग इस तरह से आपने सीख लिया तो मैं 100% यकीन के साथ कहता हूं कि आप फ्यूचर में आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं, क्योंकि एक लैंग्वेज, सी लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिया तो आने वाले जितने भी लैंग्वेज है वो सबके लिए आपके लिए इजी हो जाता है और कोई आपको उस सब्जेक्ट में बेवकूफ नहीं बना सकता। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका सी लैंग्वेज क्लियर हो जाता है। जो तरीका मैंने बताया इस तरीका से यदि आप अपने आप को इंप्लीमेंट करते हैं तो जिनको भी प्रोग्रामर बनना है तो आप लोग ये तरीका फॉलो करेंगे। मैं आपको जस्ट सलाह दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे करना चाहिए, ठीक है, जिनकी इच्छा है कि ऐसा ना करें मत कीजिए। बट एक मैं अपना एक्सपीरियंस है जो मैं पिछले 15 साल से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, तो वो एक्सपीरियंस देखते हुए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको इस तरह से स्टडी करना चाहिए ताकि अपनी लाइफ में आप ज्यादा से ज्यादा सक्सेस हो पाओगे। ठीक है, तो चलिए, जो स्टूडेंट ऑफलाइन आना चाहते हैं ऑफलाइन आए, जिनको ऑनलाइन आना है ऑनलाइन आ सकते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में से किसी मोड में नहीं आना चाहते हैं, तो उनके लिए अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है, करने वाले हैं कि उनको यूट्यूब पे ये जो हमारी क्लास की रिकॉर्डिंग है, ये क्लास की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मिल जाएगा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। जिस तरह से मैं क्लास में आप लोगों को पढ़ाऊंगा यही वीडियो वहां पर भी आपको मिलेगा और उस वीडियो को देखकर आप कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स दूर है हमारे से, मींस जो हमारे क्लास में नहीं आ सकते, ऑनलाइन भी नहीं आ सकते, ऑफलाइन भी नहीं आ सकते,
वो स्टूडेंट्स इस तरह से बेनिफिट्स ले सकते हैं। और इवन उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होगा जो यूट्यूब के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको इग्नोर नहीं करूंगा, यानी उनको इस टॉपिक से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी वो वीडियो देखेंगे या देखते हैं, कुछ उनके पास क्वेश्चन रह जाता है तो वहां पे ईमेल एड्रेस दिया हुआ होगा, उस ईमेल एड्रेस पे आप मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं और मैं पर्सनली आपको उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और कहीं और भी कोई ऐसा टॉपिक या सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेल करके आप सलाह ले सकते हैं, पूछ सकते हैं किस तरह से स्टडी करना चाहिए। और जिनको ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं लेना, ऑफलाइन ऑनलाइन, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं यूट्यूब से नहीं पढ़ना है और ऑफलाइन भी नहीं पढ़ना है, ऑनलाइन भी पढ़ना है, कोई बात नहीं, आप मत पढ़िए। आप एग्जाम से पहले, एग्जाम पास करने के लिए यदि आप पढ़ रहे हो तो ठीक है, एग्जाम से पहले आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। एग्जाम से पहले कांटेक्ट करने का मतलब है आप यूट्यूब चैनल पे आइए या आप मेल के थ्रू कांटेक्ट कीजिए, और उस समय सब्जेक्ट के जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, गेस क्वेश्चंस होते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जहां से आप बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो ये देखो स्टार्ट करेंगे आपका सी लैंग्वेज का, ये सब्जेक्ट स्टार्ट होगा सी लैंग्वेज, ठीक है। ओके, थैंक यू।